नमस्कार, बिग ब्रेकिंग लेकर आप सबके बीच हाजिर हैं हम और इस वक्त सीधे ले चलेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर। जैसे हम लोगों को लग रहा था कि 2 बजे से सुनवाई होगी, लेकिन इसकी सुनवाई 1:30 बजे से ही शुरू हो गई। अभी से 7 मिनट पहले सुनवाई शुरू हो चुकी है। 1:07 भी नहीं, उससे 5 मिनट पहले शुरू हुई है। और इस सुनवाई में एसआईआर को लेकर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्टोरल रोल का मामला चल रहा है, मतदाता सूची का मामला चल रहा है बिहार में, उस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जजों की बेंच कर रही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है और यहां पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही है। अदालत में क्या कुछ चल रहा है ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन बहुत यहां गंभीर सुनवाई जस्टिस बागची और जॉय माल्या बागची और जस्टिस सूर्यकांत दोनों की बेंच सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जो बात आई है वो महत्वपूर्ण है। यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि यह सिर्फ एक मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया है और जो प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। और यहां पर जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो याचिकाएं लगाई गई हैं, टोटल 8 याचिकाएं दलों के हिसाब से विपक्षी दलों की तरफ से लगाई गई हैं और उसके अलावा 3 याचिकाएं जो हैं वो लगाई गई हैं अलग अलग जो एनजीओज हैं उनकी तरफ से, एडीआर की तरफ से लगाई गई है एक याचिका, एक पीयूसीएल की तरफ से लगाई गई है, एक याचिका योगेंद्र यादव ने लगाई है और 8 याचिकाएं लगाई गई हैं 8 अलग अलग दलों की तरफ से। 8 वो दल कौन कौन से हैं ये भी जरा आप तक हम पहुंचा देते हैं। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने याचिका लगाई है, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले ने लगाई है, सीपीआई की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से डी राजा ने लगाई है, डीएमके की तरफ से भी लगाई गई है और हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने याचिका लगाई है, शिवसेना यूबीटी की तरफ से अरविंद सावंत ने याचिका लगाई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सरफराज अहमद ने याचिका लगाई है, सीपीआई-एमएल की तरफ से याचिका दीपांकर भट्टाचार्य ने लगाई है, टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने याचिका लगाई है, आरजेडी के मनोज झा ने यहां पर पीआईएल लगाई हुई है और उसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव। इन 11 याचिकाओं की सुनवाई दोबारा आज चल रही है। इस सुनवाई में सबसे बड़ी बात कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच, 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है और यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह सिर्फ एक मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया है, यानी यह पूरा का पूरा जो मामला है, जो एसआईआर है वो एक मसौदा तैयार करने, इससे हम आपसे सहमत होते ही सब कुछ रद्द कर देंगे, सब कुछ परिणाम के अधीन है। ये बातें यहां पर कही जा रही हैं इधर से, यानी सुप्रीम कोर्ट में माफी चाहूंगा जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से। और अगर इसमें कहीं अगर गड़बड़ी है तो उसको हम रद्द कर देंगे कहा गया है। यहां पर वकील गोपाल शंकर नारायण भी हैं और गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं जब मसौदा सूची प्रकाशित होती है तो आपत्तियां आती हैं। और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, क्या कुछ चल रहा है यहां पर, जरा आप अपनी बात फटाफट बताइए। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है एसआईआर को लेकर और एसआईआर पर बहुत कुछ अभी आना बाकी है। बहस की शुरुआत हो चुकी है। आधे घंटे में ही लंच खत्म करके और यहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच बैठ चुकी है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच है और शुरुआत जो थी वो अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जो है, जो एडीआर की तरफ से हैं, वो उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि मैं एडीआर की तरफ से हाजिर हूं और हमारी तरफ से दलीलें पूरी हो चुकी हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अंतिम राहत में कितना समय लगेगा, तो शंकर नारायण ने कहा कि एडीआर के लिए 30 मिनट, यानी अंतिम राहत पर बात करने के लिए एडीआर को 30 मिनट का समय लगेगा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारी चीफ जस्टिस के साथ बैठक है, कृपया अपनी समय सीमा बताएं, मैं बैठक के बाद इस पर विचार करूंगा और इसे किसी गैर विविध दिन पर सूचीबद्ध करूंगा। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देखिए, हमारी प्रथम दृष्टया राय रही है कि जब मैंने चुनाव आयोग का हलफनामा पढ़ा तो उसमें लिखा था कि दस्तावेजों की सूची पूरी नहीं है और अदालत की सलाह पर आधार को स्वीकार किया जाएगा।
ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यानी चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है उसके आधार पर की यह है कि आधार को स्वीकार किया जाएगा। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर समस्याएं हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। एपिक कार्ड के लिए पहले से ही भरे हुए फॉर्म, गणना फॉर्म में एपिक नंबर होता है, लेकिन चूंकि मतदाता संख्या संशोधित है इसलिए एपिक कार्ड निर्धारित नहीं हो सकता, यह उन्होंने चुनाव आयोग ने कहा। राजीव जी, इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने पूछा कि आप कहते हैं कि कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है, और एसआईआर अधिसूचना के अनुसार मान लीजिए कोई व्यक्ति आधार के साथ फॉर्म अपलोड करता है तो आप उसे ड्राफ्ट में शामिल क्यों नहीं करेंगे? ये जस्टिस जॉय माल्या बागची ने पूछा। राजीव जी, तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि सिर्फ एपिक नंबर ही क्यों, आदि अगर कोई भी दस्तावेज जारी हो सकता है तो आइए आधार और एपिक कार्ड के साथ आगे बढ़े। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा भी सिर्फ एपिक नंबर की बात क्यों कर रहे हैं, आधार भी जारी हो सकता है और भी चीज जारी हो सकते हैं। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बता रहे थे राजीव जी कि वो कुत्ता बाबू का निवास प्रमाण पत्र बन गया और वहां के जिला प्रशासन जिसको स्वीकार कर रहा है ये बन गया है, और वहां जांच बैठा दी जिन्होंने उसका कुत्ता बाबू का बनाया मसौली प्रखंड में निवास प्रमाण पत्र। तो इस पर उन्होंने द्विवेदी ने कहा कि हम आधार को स्वीकार कर रहे हैं, यह बड़ी बात राजीव जी, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आधार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आधार एक सहायक दस्तावेज दाखिल करें। आधार के साथ साथ एक और दस्तावेज चाहिए। चाहिए। कुल मिलाकर यहां पर मामला जो आ गया है, ये चुनाव आयोग कह रहा है कि हम आधार कार्ड स्वीकार कर रहे हैं लेकिन आधार के साथ एक सहायक दस्तावेज भी दें, यानी आधार के साथ साथ कोई और एक डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन हम आधार को यहां पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि हम इस पूरी प्रक्रिया में, एसआईआर की प्रक्रिया में हमने आधार कार्ड को स्वीकार किया है लेकिन आधार के साथ साथ सहायक दस्तावेज भी चाहिए। कहीं यह मामला वो तो नहीं है अमलेंदु जी कि जब उसमें आधार नंबर तो लिखा जा रहा है, आधार की बात हो रही है, लेकिन आधार कार्ड के साथ साथ आधार नंबर आपने ले लिया लेकिन आपको उन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड उन 11 दस्तावेजों में भी होना चाहिए था जो नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो लोग 2003 की कट ऑफ तारीख पर हैं उनकी आपत्ति कहां से आती है, जो लोग 2003 की कट ऑफ तारीख पर हैं उनकी आपत्ति कहां से आती है। इस पर गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि उन्होंने 2025 के लिए संशोधन किया है, और उसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि मसौदा सूची में शामिल होंगे बशर्ते गणना फॉर्म अपलोड किए जाएं, भले ही वो दस्तावेजों के साथ अपलोड न किए गए हों, वो आपत्तियों के साथ आपके नाम शामिल करेंगे। गोपाल नारायण ने कहा कि उन्हें ऐसा कहने दीजिए, वो ऐसा कह रहे हैं कहने दीजिए। अदालत ने इसके बाद वकीलों से कहा है कि वो बहस के लिए प्रत्येक वकील द्वारा लिए जाने वाले संभावित समय की एक सूची बनाएं, क्योंकि कितने समय कितना चाहिए, किसको कितना समय चाहिए, जो अभी कह रहे थे अमलेंदु जी वो समय। यहां जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम आज कोई आदेश नहीं देंगे, आज हम कोई आदेश नहीं देंगे, उस समय सारणी के बाद मैं देखूंगा कि हमें कब समय मिल पाता है, कल हम तारीख तय करेंगे। यानी आज आदेश नहीं देंगे, लेकिन जब वो बातचीत होगी, जब बहस शुरू होगी, अभी बहस नहीं चल रही है, ये अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं और किस वकील को कितना समय देना है यह तय किया जा रहा है, और इसके तुरंत बाद जब बहस होगी तब कल तय करेंगे कि हम किस तारीख को इस पर हम आदेश देंगे। यही बात है अमलेंदु जी? बिल्कुल आज भी यही बात है कि उन्होंने कहा है कि आप हमको समय बताइए क्या करना है, और कल सुबह 10:30 बजे से पहले हमें समय सीमा बताइए, फिर हम कल जो है तारीख तय कर देंगे, मतलब कल बहस का हम समय तय कर देंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। और एक बात और कही राजीव जी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप आधार को स्वीकार, जब ये कहा उन्होंने जस्टिस उन्होंने एडवोकेट द्विवेदी जो चुनाव की तरफ से थे कि हम आधार फॉर्म को स्वीकार कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ इन दोनों दस्तावेजों को शामिल करें, कल आपको सिर्फ आधार ही नहीं बल्कि 11 में से कोई भी जारी हो सकता है, ये कल मुद्दा है। लेकिन हम सामूहिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, इसे सामूहिक समावेशन होना चाहिए, कृपया आधार शामिल करें, हमें अपनी दलीलों का समय सारणी बताएं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राजीव जी फिर कहा साफ तौर पर कि आधार कार्ड को इसमें साफ तौर पर शामिल करिए, यह है। तो राजीव जी ये एक तरीके से कहा जाए ये याचिकाकर्ताओं की एक बड़ी जीत फिलहाल समझी जा सकती है कि चूंकि ये पहले ही कहा जा चुका था पिछली बार भी कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने की, स्टे की मांग नहीं की है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सलाह दी थी कि आप इसमें एपिक नंबर, राशन कार्ड और आधार कार्ड को शामिल करिए, उस पर फिर आज साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल जब आप आएंगे तो आप ये बताइए कि आपने इसमें आधार को शामिल कर लिया है।
ये महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, यानी कि चुनाव उन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल कर लिया है, ये आपको बताना होगा। ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत और बागची ये कह रहे हैं, 2 जजों की बेंच है जो इस पे सुनवाई, और उनका कहना है कि आप इस पे, और गोपाल शंकर नारायण जो हैं वो एडीआर की तरफ से उपस्थित हैं, दलीलें पूरी हो चुकी हैं बता रहे हैं, और अंतिम राहत के लिए कितना समय लगेगा ये कह रहे हैं, पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं ये लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, दूसरी तरफ शंकर नारायण अपनी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे 30 मिनट, गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि हमको 30 मिनट का समय दीजिए, एडीआर के लिए 30 मिनट का आप समय दे दीजिए, हम अपनी बात, अपनी बहस इसमें पूरी कर लेंगे, ये यहां पर कही जा रही है। तो एक बहुत ही गंभीर मामले पर यहां पर बहस चल रही है, दलीलें पेश की जा रही हैं। ये दलीलें 2 बजे से पेश होनी थी, लेकिन लंच का समय स्किप किया गया, लंच का समय थोड़ा सा कम किया गया है, और उसके बाद यहां पर बहस शुरू हो गई है, दलीलें पेश करना शुरू कर दिया गया है। और यहां जो बातें हलफनामा से लेकर तमाम, और हलफनामा यानी कि जो एफिडेविट दी गई है उस एफिडेविट का जिक्र भी यहां आ रहा है, और जरा उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत की, देखिए हमारी प्रथम दृष्टया यही राय है, जब मैंने चुनाव आयोग का हलफनामा पढ़ा तो उसमें कहा गया है कि दस्तावेजों की सूची पूरी नहीं है और अदालत की सलाह के आधार पर आधार कार्ड स्वीकार कर लिया गया है, आधार कार्ड स्वीकार किया जाएगा, यह कहा गया हलफनामा में, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और जो चुनाव आयोग की तरफ से हैं उनका कहना है कि राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हैं, हम स्वीकार नहीं कर सकते। एपिक कार्ड के लिए राशन कार्ड में चूंकि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं इसलिए इसको स्वीकार नहीं कर सकते। पहले से भरे गए गणना फॉर्म में एपिक नंबर होता है, लेकिन चूंकि मतदाता संख्या संशोधित है इसलिए एपिक कार्ड निर्णायक नहीं हो सकता। अब एपिक कार्ड भी निर्णायक नहीं होगा, मतलब आपके पास पुराना अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी निर्णायक नहीं होगा और आधार कार्ड भी निर्णायक नहीं होगा, यहां साफ साफ चुनाव आयोग ने बोला है। इसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि आप कहते हैं कि कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है, इस पर और इतना ही नहीं कहा कि अधिसूचना के अनुसार मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आधार के साथ फॉर्म अपलोड करता है तो आप उसे ड्राफ्ट में क्यों शामिल नहीं करेंगे। तब इसके बाद सूर्यकांत कह रहे हैं कि केवल एपिक आदि ही क्यों, कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। आइए आधार और एपिक कार्ड के साथ आगे बढ़ें। ये बार बार कह रहे हैं कि आधार, कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है, लेकिन आप आधार और एपिक कार्ड यानी आप पुराना वोटर कार्ड भी नहीं दिखा सकते और न ही आधार कार्ड दिखा सकते। देखिए यहां पर कैसे दोनों चीजों को यहां पर घालमेल करके बाहर निकालने की कोशिश हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग को साफ साफ, उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केवल एपिक कार्ड की बात या आधार कार्ड की बात आप क्यों करते हैं। आइए इन दोनों दस्तावेजों के साथ आगे हम बढ़ें, इसलिए क्योंकि कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। इस पर राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से हैं कह रहे हैं हम आधार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आधार और एक सहायक दस्तावेज दाखिल करें। अब यहां पर कहा जा रहा है कि हम आधार तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहां गोल गोल घुमाने की बात चल रही है, गोल गोल घुमाने की बात चल रही है, सीधे शब्दों में कहूं तो, और घुमाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट इस आर्गुमेंट को किस हिसाब से, किस लहजे में लेता है ये तो देखना होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर गोल गोल घुमाने की कोशिश हो रही है। और कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म में भी आधार नंबर देने को कहा गया है। देख लीजिए वही बात जो यहां मीडिया ट्रायल पहले चलाया जा चुका है, मीडिया में ये बातें फैलाई जा चुकी हैं, हमारे फॉर्म में भी आधार नंबर देने को कहा गया है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां इन दोनों दस्तावेजों को शामिल करें। कल आपको सिर्फ आधार ही नहीं बल्कि 11 में से 11 भी जाली मिल सकते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम सामूहिक बहिष्कार कर रहे हैं, इसे सामूहिक समावेशन होना चाहिए। कृपया आधार शामिल करें, हमें अपने तर्कों की समय सारिणी बताएं, तर्कों की समय सारिणी बताइए आप, और आधार शामिल कीजिए, आधार शामिल कीजिए, आधार शामिल कीजिए। अभी तक 5 बार आधार शामिल कीजिए जस्टिस सूर्यकांत कह चुके हैं, दोनों कह चुका है, जस्टिस बागची कह चुके हैं आधार शामिल कीजिए, आधार शामिल कीजिए। आपने जो 11 दस्तावेज मांगे हैं, 11 के 11 दस्तावेज भी जाली हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से आप पूरे ग्रुप बनाकर आप किसी एक दस्तावेज का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, यह बात यहां कही जा रही है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव, ये कही जा रही है। और ये बात ऐसे शुरू हुई राजीव जी की जो गोपाल शंकर नारायण हैं उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने आपके आदेश का उल्लंघन किया है। जो राजीव जी हम लोग लगातार न्यूज पर जो बात कर रहे थे कि जब याचिकाकर्ता जाए तो बताएं कि चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, ये कहा गोपाल शंकर नारायण ने। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप उनका जवाब दोबारा पढ़ें
उन्होंने इसे अस्वीकार नहीं किया है, यानी चुनाव आयोग का जो हलफनामा है उसमें उसने अस्वीकार नहीं किया है। तो गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनका कहना है कि दस्तावेजों की सूची पूरी नहीं है, इस न्यायालय की सलाह के अनुसार ये दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे। फिर चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बोले कि हमने कहा है, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप आधार और एपिक कार्ड दोनों शामिल करेंगे, साफ तौर पर कहा कि आप आधार और एपिक कार्ड दोनों शामिल करेंगे। तब चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि एपिक कार्ड निर्णायक नहीं हो सकता। तो जस्टिस बागची ने कहा कि आपकी अधिसूचना के अनुसार इनमें से कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है, ये गणना फॉर्म के साथ दिए जाने वाले दस्तावेज है। अगर कोई आधार के साथ फॉर्म अपलोड करता है तो आप उसे शामिल क्यों नहीं करते, ये जस्टिस बागची ने पूछा उनसे। तो और जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा चुनाव आयोग से कि सही होने का अनुमान है, आप इन दोनों दस्तावेजों के साथ आगे बढ़िए, यानी इन दोनों दस्तावेजों को एपिक कार्ड और आधार कार्ड को आप शामिल कीजिए। जस्टिस सूर्यकांत ने फिर चुनाव आयोग से कहा कि आप इन दो दस्तावेजों यानी पहचान पत्र और आधार कार्ड को शामिल करेंगे। जहां भी आपको जालसाजी मिलेगी वह मामला दर मामला आधार पर होगा, लेकिन सामूहिक बहिष्कार नहीं होगा, यानी आप सामूहिक तौर पर एपिक कार्ड और आधार को बाहर नहीं कर सकते। यह साफ तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने राजीव जी कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ यहां पे कहा है कि सामूहिक रूप से आप बहिष्कार नहीं कर सकते। द्विवेदी ने कहा है कि यह सिर्फ एक मसौदा है, एक हलफनामा मात्र है, आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि इससे हमारी शक्ति नहीं छीनती, भरोसा रखिए, जैसे ही हमें कुछ गड़बड़ का पता चलेगा हम सब कुछ रद्द कर देंगे, आप तैयार रहें, हमें समय सीमा बताएं, आप तैयार रहें, अगर जैसे ही इसमें गड़बड़ी की बात आएगी हम सब कुछ रद्द कर देंगे। शंकर नारायण कहें कि कृपया ध्यान दें कि यह आपके आदेशों के अधीन है, जब मसौदा आएगा सभी सत्यापित करें। 4.5 करोड़ लोगों को असुविधा हो रही है, कट ऑफ तिथि 2025 है, संशोधन इसी के लिए है, यहां पर कट ऑफ डेट जो है वो 2025 है, यहां बात बताई जा रही है। शंकर नारायणन यहां पर जो अपनी बात रख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर अभी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई, और उस सुनवाई में साफ साफ यहां जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं वो SIR को लेकर, और आज आधा घंटा पहले ही 2 बजे नहीं बल्कि 1:30 बजे से ही इस पर सुनवाई शुरू हो गई। और इस सुनवाई में अभी तक जो बातें आई हैं वहां साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को पकड़ लिया है कि आपसे कहा गया था कि आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को जोड़िए, लेकिन आपने क्यों नहीं जोड़ा। उन 11 सूचियों में से एक सूची, एक लिस्ट, उस 11 जो दस्तावेजों की जो सूची है, लिस्ट है, उसमें एक नाम होना चाहिए था कम से कम आधार कार्ड का, उसका आपने बहिष्कार क्यों किया, उसको क्यों नहीं लिया। ये सारी बातें यहां रखी जा रही हैं। और इसके अलावा तब यहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने साफ साफ कहा कि आखिर आधार को क्यों, आधार का बहिष्कार आप क्यों कर रहे हैं। यहां चुनाव आयोग का कहना है कि हम आधार को ले रहे हैं, आप देखिए हमने आधार नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां पर आधार को के साथ कोई एक जो है वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आधार जाली भी है, बहुत बड़े पैमाने पर आधार कार्ड जाली बनाए गए हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जाली तो 11 के 11 दस्तावेज हो सकते हैं जो आपके पास आपने यहां लिस्ट बनाई है, इसलिए ये जाली की बात मत कीजिए, और अगर जाली है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश होगी। और आप किस आधार पे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आधार ही जाली हो सकते हैं, दूसरे दस्तावेज भी जाली हो सकते हैं। ये सारी बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही हैं, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 2 में इस मसले पे चर्चा, और इसीलिए ये जो मामला है, ये केस पहले इसकी सुनवाई हो रही है क्योंकि चीफ जस्टिस ने जस्टिस सूर्यकांत को और जस्टिस बागची को मीटिंग के लिए बुला लिया है और जल्दी जाना है उनको मीटिंग में, इसलिए इस पर सुनवाई। लेकिन इसके अलावा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप समय बताइए, कौन किसको कितना समय चाहिए, उस हिसाब से हम इस पर सुनवाई शुरू करेंगे, बात करेंगे। ये सारी बातें हो रही हैं हमने। लेकिन राजीव, जस्टिस जयमल्या बागची ने एक बड़ी बात और कह दी उठने से पहले, और उन्होंने कह दिया कि चुनाव आयोग का कहना है कि मसौदा सूची में जनवरी 2025 की सूची में शामिल सभी नाम शामिल होंगे। यानी 2025 में जो रिवीजन हुआ था राजीव जी, जनवरी 2025 में, उसमें जितने नाम थे वो सभी नाम शामिल होंगे। साथ ही अगर कोई आपत्ति हो तो उसे भी शामिल किया जाएगा।
ये बड़ी बात राजीव जी। यही जो चुनाव आयोग का जो कल जो उसने अपना विज्ञप्ति जारी की है और जो टीएमसी के सांसद साकेत गोखले उनके अनुसार 1.25 करोड़ नाम काट दिए गए हैं, यानी वो 1.25 करोड़ नाम ऐसे नहीं कटेंगे। अगर कोई इसमें है तो वो सूची 2005 की रहेगी और अगर कोई आपत्ति है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। ये साफ तौर पर जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने अब ये भी कहा है राजीव जी। जी बिल्कुल, जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने यहां साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग का कहना है कि मसौदा सूची में जो नाम है जनवरी 2025 की जो सूची है, जो लिस्ट है, उसमें शामिल सभी नाम शामिल होंगे और साथ ही अगर कोई आपत्ति हो तो उसे भी शामिल किया जाएगा। अगर किसी को आपत्ति है तो उसे भी शामिल किया जाएगा। जॉय मल्ल्या बागची जो है वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेज ड्राफ्ट लिस्ट है विल हैव ऑल द नेम्स विच आर there in January 2025 list with objections if any। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तब भी उसके साथ भी, लेकिन इसको किया जाएगा। हमारे साथ ही एडवोकेट शिवेश गर्ग उसी जगह कोर्ट में मौजूद हैं, उनके जरिए ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश करेंगे उनको वहां कोर्ट रूम से जोड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां पर आज जो सुनवाई चल रही है, ये बहुत अहम सुनवाई, जो साथी बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों 1:55 का वादा करके उठा था, लेकिन 1:30 बजे से ही ये सुनवाई शुरू हो गई। 1:35 से सुनवाई शुरू हो गई। 2 जजों की बेंच ने सुनवाई करना शुरू की है और जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस बागची हैं। जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत दोनों का कहना है कि जो हलफनामा दिया गया है उस हलफनामे में साफ साफ कहा गया है कि हम आधार कार्ड को भी लेंगे। यहां पर चुनाव आयोग का भी कहना है कि हम आधार कार्ड का नंबर तो पहले ही से लिखने के लिए हमने कह रखा है, लेकिन एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए जो आधार कार्ड को सपोर्ट करता हो, क्योंकि बड़े मामले ऐसे भी मिले हैं कि कई बड़ी संख्या में आधार कार्ड नकली भी पाए गए हैं इसलिए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आधार कार्ड ही नकली नहीं, बहुत सारे दस्तावेज आपके 11 के 11 दस्तावेज नकली हो सकते हैं और अगर ऐसा है तो हम ये पूरा का पूरा मामला रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ धमकी दी। लेकिन साफ यहां पर यह भी कहा कि 2025 की जो मसौदा है, जनवरी 2025 का जो मसौदा है, जो ड्राफ्टेड लिस्ट है, उस लिस्ट को इसमें पूरा का पूरा शामिल किया जाएगा। आप ये कहेंगे कि सारे नाम काट दिए गए, हटा दिए गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अमलिंदु यही बिल्कुल राजीव, यही हुआ और यही कहा साफ तौर पर कि इसमें साफ तौर पर 2025 की जो जनवरी की जो लिस्ट है वो पूरी शामिल होगी और अगर कोई आपत्ति है तो उस पर विचार किया जाएगा और जो नए नाम जुड़ने हैं वो नाम जुड़ सकते हैं। ये साफ तौर पर कहा जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने। और ये कहा था उन्होंने गोपाल शंकर नारायण ने कि साहब इन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और कट ऑफ डेट जो है इन्होंने जो तैयार की है तो ये उसमें से नाम काट रहे हैं। तो इस पर जो था वो साफ तौर पर कहा कि कोई नाम नहीं कटेगा। 2005 की जो 2025 की जनवरी की जो मतदाता सूची है वो रहेगी और उसमें जो है कोई अगर नाम जुड़ना है तो जुड़ेगा, आपत्तियां उस पर दर्ज की जा सकती हैं। यह साफ तौर पर राजीव जी आज जो है वो बेंच ने कहा है। जी, आपत्तियां उस पर दर्ज की जा सकती हैं। बेंच ने ये बातें कही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन साफ साफ यहां पर कहा जा रहा है कि जनवरी 2025 का जो मसौदा लिस्ट है, यानी जो 2025 में जो लिस्ट बनी थी उस लिस्ट को यहां पर शामिल किया जाएगा। उस लिस्ट में से किसी का नाम हटाया नहीं जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी बात है, क्योंकि न्यायमूर्ति बागची का यह कहना है, जस्टिस बागची का कहना है कि उस लिस्ट को हम वो नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि दस्तावेजों को, दोनों दस्तावेजों को, यानी 2 दस्तावेज कौन कौन से, एक आधार कार्ड है और दूसरा वहां एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड, इन दोनों कार्डों को, दोनों दस्तावेजों को इसमें शामिल कीजिए। और आप जैसे कह रहे हैं कि ये दोनों दस्तावेज बड़ी संख्या में यहां नकली भी हैं, अगर फर्जी हैं, नकली हैं, तो ऐसे 11 के 11 दस्तावेज भी फर्जी और नकली हो सकते हैं। और एक यहां पर बात यह भी कही गई है कि पूछी गई है कि आप लोग बताइए किसको कितना समय चाहिए, उस हिसाब से हम समय बताएंगे आप लोगों को। यानी किसको इस बहस के लिए कितना समय चाहिए, समय की मांग, डिमांड की गई है चेयर की तरफ से, बेंच की तरफ से, कि आप लोग बताइए कि कितना समय आप लोगों को चाहिए। जैसे एडीआर ने साफ साफ कह दिया, गोपाल नारायण ने कह दिया कि यहां हमको आधे घंटे का समय चाहिए। हमारे साथी एडवोकेट शिवेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेश जी, क्या कुछ चल रहा है यहां पर, जो बातें, जो बहस चली है एसआईआर को लेकर, उसमें क्या क्या रहा? आपने बिल्कुल कोर्ट रूम में खड़े होकर सब कुछ सुना है, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या चल रहा है और यहां क्या विपक्ष की जो याचिकाएं हैं, विपक्ष के जो वकील हैं, वो कुछ
अपनी दलीलों के ढंग से प्रभावित करने की कोशिश जजेज को, दोनों जज जस्टिस सूर्यकांत को और जस्टिस बागची को कर पाए क्या प्रभावित? जी जरूर। ऐसा है कि जो आज जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची का अप्रोच दिखा, वो साफ एक सकारात्मकता का अप्रोच था और ये कहा जा सकता है कि इसमें जो पिटिशनर हैं उनको उनकी उम्मीद बढ़ गई है। आज जिस तरह का बहुत थोड़ी देर के लिए बातचीत हुआ, मैं थोड़ा देर से वहां पहुंचा, लेकिन जो भी जो सकारात्मकता थी वो दिख रही थी कोर्ट में दोनों ही जजों के माध्यम से। और मुझे लगता है कि ये बड़ी उम्मीद है पिटिशनर के ख्याल से, और जो लोग हैं, जो लोग ये मान के चल रहे थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है और उनकी नागरिकता पे सवाल हो सकता है, उनके लिए अभी एक उम्मीद दिखी है आज, मैं ये कह सकता हूँ। एक उम्मीद की किरण। और जब यहां जस्टिस सूर्यकांत ने और जस्टिस बागची दोनों ने पूछा कि आपने आधार कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया, तो यहां पर थोड़ा सा हड़बड़ाता हुआ चुनाव आयोग दिखाई दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि मिलॉर्ड, हमने वहां पर नंबर, आधार कार्ड नंबर भी दिया है, की डिमांड की है 16वें नंबर पेज में, और साथ साथ ये भी कहा है उस फॉर्म में कि आप एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दीजिए, आधार कार्ड के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो दीजिए। और इस पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची ने साफ साफ कहा है कि 11 के 11 दस्तावेज जो हैं वो भी नकली हो सकते हैं, फर्जी हो सकते हैं। तो आप आधार या एपिक कार्ड को ही फर्जी बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि नहीं उसमें बहुत सारे नकली हैं इसलिए हम सपोर्टिव मांग रहे हैं? यानी आप जो कह रहे हैं शिवेश जी कि यहां पर मामला जो है वो थोड़ा इधर आ गया है, यानी याचिकाकर्ताओं की उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात कि साफ साफ चुनाव आयोग यहां पर थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रहा है। इसको कैसे देखा जाए? चुनाव आयोग ने एक लंबा चौड़ा हलफनामा, लंबा चौड़ा दाखिल किया, 789 पेजेस, 789 पेज, 789 पेज, 89 789 पेज, और 89 पेज जी। तो जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो चुनाव आयोग और जहां जो उसमें जो उनके हलफनामे में आधार को लेकर जो दलीलें दी गई हैं, वो दलील बहुत ही सतही और बहुत ही बेसलेस है। और मैं तो मान रहा हूं कि इस पूरे केस का जो सबसे कमजोर पहलू है वो आधार ही है, क्योंकि आधार को लेके जो इन्होंने अपनी टिप्पणियां की हैं या उसको मानने से इनकार किया है, वो अपने आप में एक विडंबनापूर्ण स्थिति है। क्योंकि देखिए, जो 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उसमें कई सारे, जैसे अब आवास प्रमाण पत्र है, तो आवास प्रमाण पत्र आप क्या दिखा के लेंगे? तो आधार दिखा के लेंगे, तो आवास प्रमाण पत्र वैलिड होगा लेकिन आधार वैलिड नहीं होगा। ये कितना विडंबनापूर्ण स्थिति है। तो ये सबसे कमजोर पहलू मैं मानता हूं कि उनके जो दलील है, जो उनके जितने मतलब जो उन्होंने एफिडेविट और जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया, उसमें सबसे कमजोर पहलू आधार ही है। आधार पर जो इलेक्शन कमीशन की जो टिप्पणी रही, और पता नहीं ऐसे टिप्पणी क्यों आधार कर रही, क्योंकि अभी 23 में कानून में संशोधन करके बताया गया है कि आधार मैंडेटरी है, इसी सरकार ने किया, और अचानक 2 साल के बाद आधार इनवैलिड होने लगा। तो ये एक बहुत कमजोर पक्ष है जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ी है। और मैं तो मानता हूं कि जो उनके वकील हैं वो इस तरह की दलीलें क्यों दी जा रही है, ये आश्चर्यजनक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहां अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, हमारे साथी शिवेश जी जुड़े हुए हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट से, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि यहां पे जो दलीलें पेश की गई उसको आप किस हिसाब से देखते हैं? कौन कौन सी दलीलें यहां पर हैं जहां सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग फंसता हुआ दिखाई देता है? देखिए राजीव, एक तो सबसे बड़ी बात आधार कार्ड को लेकर थी, और याचिकाकर्ताओं की जो दलील थी जिस समय याचिका दाखिल की गई थी, उसमें यही कहा गया कि जिस आधार के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, जिस आधार के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, वो आधार ही शामिल नहीं किया जा रहा है। और ये पिछली तारीख में भी दलील दी गई थी, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख को भी सवाल किया था कि भाई आधार को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं और एपिक कार्ड को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। और आज भी जब ये मामला सामने आया तो चुनाव आयोग बैकफुट पर राजीव जी नजर आया, और जो उसने अपना हलफनामा दाखिल किया है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि इन्होंने जो हलफनामा दायर किया उसमें ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये आधार कार्ड को लेंगे।
तो इस पर जो गोपाल शंकर नारायण थे सीनियर एडवोकेट जो एडीआर की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि ये इसको नहीं ले रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नहीं, आप इनका हलफनामा फिर से पढ़िए। और फिर कहा उन्होंने चुनाव आयोग के वकील से कि आप इसको ले रहे हैं ना, तो इस पर उन्होंने चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हम इसको ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम कोई एक साथ में सहायक कागज भी मांग रहे हैं। इस पर जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने साफ तौर पर कहा कि आप जिन सहायक की बात कर रहे हैं 11 कागजों की, वो 11 के 11 भी फर्जी हो सकते हैं उनमें से। तो इसलिए ये फर्जी क्या है क्या नहीं है इसको अलग रखिए, लेकिन आप एपिक कार्ड और आधार को शामिल करेंगे। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात राजीव जी, वो ये गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि साहब इन्होंने तो मसौदा जारी कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई मसौदा, तो उस पर कहा उन्होंने द्विवेदी ने कि नहीं, ये सिर्फ एक मसौदा है और ये हमने अभी जारी नहीं किया है। इस पर साफ तौर पर कहा जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने कि जो जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट है वो उसके आधार पर मसौदा जारी होगा और कोई भी आपत्तियां होंगी तो वो दर्ज की जा सकती हैं। और कोई जो नाम काटने की बात थी राजीव जी, इसका लगा 2025 की वोटर लिस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ये मान के चल रहा है कि आपको जो भी जांच करनी वो आप करते रहिए एसआईआर, लेकिन जो वोटर लिस्ट होगी वो 2005 की मान्य होगी और आपत्तियां उसमें जो होंगी 2025 की, वो जनवरी 2025 की, और जो आपत्तियां होंगी उसमें वो दर्ज की जा सकती हैं। तो अब वो चाहे चुनाव आयोग की तरफ से आपत्तियां होगी, साहब कोई किसी की मृत्यु हो गई, और चाहे किसी का ये होगी आपत्तियां कि मेरा नाम गलत चल गया या मेरा नाम जो है शामिल होना चाहिए, वो आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। ये साफ तौर पर जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची जो है उसको शामिल करना होगा। शिवेश जी यहाँ पर बहुत मजेदार, जस्टिस बागची ने जो यहाँ पर कह रहे हैं अमलेंदु जी, वही बात जस्टिस बागची ने साफ साफ कहा है कि जो लिस्ट है, ड्राफ्टेड लिस्ट है, उसमें जनवरी 2025 के जो नाम हैं वो शामिल किए जाएंगे और उसके बाद भी अगर कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति को भी पे भी हम सुनवाई करेंगे, बात करेंगे। ये अपने आप में इसको कैसे देखा जाए, यानी क्या यहां पर चुनाव आयोग 2025 जनवरी 2025 की जो लिस्ट है उस लिस्ट की तरफ अब चुनाव आयोग जो है वो झुक चुका है और चुनाव आयोग अब नए लिस्ट पर चुनाव नहीं करवाएगा, इसके संकेत यहां दिखाई देते हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की जो निर्देश हैं वो मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग इस पूरे मसले पे फंसती नजर आ रही है कई अपनी दलीलों को ही लेके। अब कई बार जब आधारहीन दलील देते हैं तो हम उसी में फंस जाते हैं। ये ऐसी स्थिति ही चुनाव आयोग के पास दिख रही है। जस्टिस बागची ने जब 10 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें भी उन्होंने कैटेगरिकली कहा था कि आप ठीक है, आप अपना काम करते रहें, लेकिन जो अभी चूंकि चुनाव है तो जो ये चुनाव है इसको हम जो हमारा जो 2025 का लिस्ट है उसी के आधार पे हम करते हैं, जनवरी 25 का जो लिस्ट है उसी के आधार पे हो जाने दीजिए। आगे आगे आप अपना काम करें, आगे जब हो जाएगा, रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा तो वो लिस्ट मान्य हो जाएगा। तो ये उन्होंने 10 तारीख को भी कहा था, जो आज उन्होंने साफ कैटेगरिकली और साफ शब्दों में और ज्यादा उसको विस्तार पूर्वक कहा है। तो जस्टिस बागची इस मामले पे शुरू से स्पष्ट दिख रहे थे। जस्टिस बागची यहां स्पष्ट दिख रहे हैं, साफ साफ वो जो बातें कर रहे हैं महत्वपूर्ण बातें, और उनका इशारा साफ है कि आप जनवरी 2025 की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसी पर चुनाव करवाइए आने वाले समय में। और आप याद कीजिए शिवेश जी की उस समय भी जस्टिस बागची ने साफ साफ कहा था कि जो चुनाव करवाना है, चुनाव की गतिविधियां अलग चलनी चाहिए और ये गतिविधियां आप चाहते हैं चलाना तो इसको अलग रखिए, इसको चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? उसी बात को शायद यहां आगे बढ़ाया गया है। बिल्कुल, यही इसी बात को उन्होंने एम्फसाइज किया है कि देखिए क्या है कि किसी को भी अगर चुनाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ये एक तरह से उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है और कोर्ट कभी भी ये परमिट नहीं कर सकती कि आप एक बड़े पैमाने पर लोगों को उनका जो मतदान का अधिकार है उससे वंचित कर दें। मतदान के अधिकार से वंचित कर देने का मतलब होता है कि आपके हाथ से सत्ता ले ली गई। एक वोट का जो अधिकार है वो मेरा मतलब सत्ताधारी होने का अधिकार है, उसी के आधार पे हम अपनी सरकार चुनते हैं। तो अगर एक बड़े समाज को, और अभी तक का चुनाव आयोग का जो अप्रोच रहा है, ये पहली बार जिसको इन्होंने डिनोवो एक्सरसाइज कहा है। डिनोवो एक्सरसाइज इसका मतलब कि फ्रेश एक्सरसाइज। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेश एक्सरसाइज और व्हाट डू यू मीन बाय डिनोवो एक्सरसाइज? डिनोवो एक्सरसाइज के नाम पर आप संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, आप कानून को उल्टा तो नहीं पढ़ सकते। तो ये इस फ्रंट पे चुनाव आयोग बहुत कमजोर प्लंक पे खड़ी है, वो उसका आधार बहुत कमजोर है
और एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है कि जिस तरीके से इन्होंने अफरा तफरी में ये सारा काम किया है वो इनकी मंशा को, और ये ज्यादा और कठिन मतलब चिंताजनक बात इसलिए हो जाती है कि चुनाव आयोग जिसका काम चुनाव में रेफरी का काम है वो एक पार्टी की तरह बिहेव करती नजर आ रही है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक इस पूरे पहलू में है। पहली बात, इस पूरे जो पिटीशन है चाहे चुनाव आयोग की जो पूरी कवायद है उसमें बहुत जो सबसे बेसिक सवाल है वो सवाल है कि जो चुनाव आयोग कर रही है 25 जून के बाद जो उसने एलानिया तौर पे किया, बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, क्या वो कर सकती है? क्या उसका अख्तियार उसके पास है? सिटीजनशिप तय करना कभी भी किसी स्टेट का मसला नहीं हो सकता है। कोई बीएलओ हमारा सिटीजनशिप नहीं तय कर सकता। हमारा सिटीजनशिप अगर तय हमको देता है या तय करने का अधिकार है तो केंद्र के पास है। तो केंद्र जो जिस काम को कर सकती है उसको आप चुनाव के नाम पर राज्य सरकार के माध्यम से और बीएलओ के माध्यम से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ही माध्यम से अगर कर रहे हैं तो ये एक आपत्तिजनक स्थिति है और ये लोकतंत्र के लिहाज से बेहद खतरनाक है। तो आधार का एक सवाल तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है मैं मानता हूं कि इस पूरे केस में चुनाव आयोग का अख्तियार का सवाल है कि चुनाव आयोग जो ये 25 जून के बाद जो स्टेप ले रही है या जो कवायद शुरू की है वो कवायद करने का उसके पास अख्तियार है या नहीं। अख्तियार है या नहीं, यानी चुनाव आयोग के पास ये खासकर नागरिकता जांचने का अधिकार है या नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। और यहां पर चुनाव आयोग किसी न किसी रूप में नागरिकता जांच रहा है बैकडोर से, पिछले दरवाजे से। और यही बात यहां बार बार शिवेश जी कह रहे हैं। शिवेश जी सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ चल रहा है इनके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं, और वहां पल पल की रिपोर्ट, एक एक रिपोर्ट इनके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों आज SIR यानी स्पेशल एक साफ करूंगा कि मैं वरिष्ठ वकील नहीं हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील का मतलब डेजिग्नेटेड सीनियर हो जाता है, तो मैं वरिष्ठ नहीं हूं, इसलिए इस बात का थोड़ा सा वकील, आप वकील तो हैं। और चलिए ये आपका बड़प्पन है कि डेजिग्नेटेड वरिष्ठ वकील और वकील में क्या फर्क होता है ये भी बता रहे हैं यहाँ पर शिवेश जी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वकालत कर रहे हैं, चीजों को समझते हैं, कानून को समझते हैं अच्छे से, और साथ साथ पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकार भी हैं, ये भी बता दूं। तो उस हिसाब से पत्रकार का भी हमेशा पत्रकार रहता है, पत्रकार का डेजिग्नेशन जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता, उसके साथ साथ ही खत्म होता है डेजिग्नेशन। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, एक पत्रकार एक वकील, और वो जब सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जितनी चीजें हो रही हैं उस पर पैनी निगाह, तो शिवेश जी के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि SIR का मामला अब कहां तक आगे बढ़ रहा है। और इधर हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हमारे साथ आप देख ही रहे हैं। तो दो हमारे साथी, वरिष्ठ साथी, इनके जरिए हम ये आप तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज आधा घंटा पहले ही हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इस बेंच को बुला लिया था मीटिंग के लिए। यानी चीफ जस्टिस BR गवई ने इस बेंच को कहा था कि 2 बजे 2:30 बजे जितने बजे से भी मीटिंग का टाइम दिया गया हो उतना उन्होंने पहले बुलाया। तो इस पे सुनवाई पहले शुरू हो गई, जिसकी सुनवाई 2 बजे से होनी चाहिए थी, सुनवाई पहले हो गई। 32वें नंबर पर यह केस लगा हुआ था SIR का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन बिहार। और इस बिहार के इलेक्टोरल रोल को लेकर ही अफरा तफरी का आलम है पूरे देश में, क्योंकि इसके बाद चुनाव आयोग चाहता है कि पूरे देश में इसे लागू किया जाए। बहुत अच्छी बात है कि आप इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से साफ करना चाहते हैं, अगर कहीं क्लीन करना चाहते हैं लिस्ट को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह उठता है कि दस्तावेजों की जो सूची है उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज जिसकी डिमांड हर काम में होती है, जैसे सबसे बड़ी डिमांड जो है वो आधार कार्ड की है, और उस आधार कार्ड को आपने इसमें शामिल क्यों नहीं किया? आपने वोटर ID कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया? आपने राशन कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया? आपने पैन कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया? ऐसे कई सारे कार्ड हैं जिनको आपने आइडेंटिटी की पहचान है उनको आपने शामिल नहीं किया, ड्राइविंग लाइसेंस को शामिल नहीं किया, ये सब आपने क्यों नहीं किया है? और यहां पर खासकर 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका जिक्र बार बार आया, और एक सुझाव भी आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, और उसमें ये आज की जो बेंच है, लेकिन इसमें सुझाव यह आया था कि आप इन 3 डॉक्यूमेंट्स को, यानी राशन कार्ड, आधार कार्ड और एपिक कार्ड यानी वोटर ID कार्ड को इसमें शामिल कीजिए। आज भी बार बार कहा गया कि वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड को हम शामिल नहीं कर सकते। पहले राकेश द्विवेदी जो एडवोकेट हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, राकेश द्विवेदी ने कहा कि चूंकि इसमें
बहुत नकली कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, इसलिए इसको शामिल नहीं कर सकते। जिस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची दोनों ने कहा, बेंच ने कहा कि आप किस दस्तावेज को असली और पाक साफ कहेंगे, यानी ये 11 के 11 दस्तावेज नकली भी हो सकते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन असली है कौन नकली है। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग का कहना है कि हमने आधार कार्ड के साथ साथ एक सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट मांगा है, एक और कार्ड मांगा है जिससे पता चले कि आप ही आदमी हैं। और आधार कार्ड को तो इन्होंने इसीलिए यहां पर जज ने, जस्टिस दोनों जजों ने कहा साफ साफ कि आप 11 के 11 दस्तावेज में भी नकली दस्तावेज निकाल सकते हैं या हो सकते हैं, ऐसा दस्तावेज नकली हो सकते हैं। इसीलिए आप सामूहिक रूप से एक डॉक्यूमेंट को, एक दस्तावेज को, उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। आप कतई नहीं कह सकते कि हम आधार कार्ड को यहां नहीं रख सकते। यानी यहां इस आधार कार्ड के नाम पर बैकफुट पर चुनाव आयोग दिखाई दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग को साफ साफ निर्देशित किया गया है यहां पे कि आप ये बताइए कि 2025 जनवरी की जो आपकी लिस्ट है उस लिस्ट को आप जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे। जिस पर चुनाव आयोग का कहना है कि हमने जो हलफनामा दिया है उस आधार पर हम कह रहे हैं कि उसको हम जारी रखेंगे। तो एक बहुत पॉजिटिव यहां पर एक साइन दिखाई दे रहा है। जो हमारे साथी शिवेश जी थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे, एलोबरेट करेंगे कि कैसे यहां पर चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आ रहा है, कैसे विपक्ष की याचिकाएं यहां प्रभावित करती हुई मजबूत दिखाई दे रही हैं शिवेश जी। और जब यह बात यहां आती है कि यह हलफनामे में साफ साफ कहा गया है कि जो लिस्ट है चुनाव, जो सूची है वोटर्स की 2025 जनवरी की, उसी सूची को हम आगे बढ़ाएंगे, इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि चुनाव आयोग इस पूरे मसले पे बैकफुट पे है। और मेरा मानना है कि बैकफुट पे इसलिए है क्योंकि उनकी दलील, ये जो आधार को नकारने की जो उनकी कोशिश या उनकी जो मंशा थी, वो उनकी नीयत को भी साबित करता है। आप जब इनके काउंटर एफिडेविट को पढ़ेंगे तो इन्होंने लिखा है कि जो पिटिशनर did not approach to the court with clean hand। इन्होंने पिटिशनर को ही कहा है कि पिटिशनर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में साफ हाथ के साथ नहीं आए हैं। जबकि जो पूरे अगर फैक्ट्स को आप ठीक से एनालाइज करें तो सवाल यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट, ये चुनाव आयोग ने फैसला जो है वो उनकी मंशा को साबित करता है, वो उनकी गलत मंशा को साबित करता है। क्योंकि देखिए, जो चुनाव आयोग अब अचानक इलेक्शन से 3 महीना पहले इस तरह की कवायद का सबब क्या हो सकता है? क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि इस कार्रवाई से तकरीबन 7 लाख के आसपास लोग, 57 या 7 लाख जो भी आंकड़ा उन्होंने दिया है, उसके आसपास लोग इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं। तो बिहार जैसे स्टेट के लिहाज से मैं बताऊं कि पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें अपोजिशन और सत्ताधारी पार्टी के जो वोट का अंतर था वो महज 0.5% था। तो 5% के वोट से जब सत्ता बदल सकती है तो मतलब, और वो 5% वोट अगर बिहार के लिहाज से देखेंगे तो हमको लगता है कि वो कुछ चंद हजार में आएगा, 12 या 15 हजार के आसपास में आएगा, जो भी है। तो अब यहाँ 65 लाख लोग जब उस प्रोसेस से निकाल दिए जाएंगे तो उसका कंसेक्वेंस, उसका फॉलो आउट क्या हो सकता है, ये हमको समझना चाहिए। और हमको लगता है कि चुनाव आयोग या की जो मंशा है वो इससे साफ होती है कि कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश इस पूरे कवायद से शुरू से ही की जाती रही। जिस अफरा तफरी और जिस आनंद फानन में ये स्टेप उठाया गया, वो उनकी मंशा को बिल्कुल शीशे की तरह मुझे लग रहा है कि वो साफ है कि वो क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल 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 शीशे की तरह साफ है। थोड़ा आपसे भी समझना चाहता हूं कि अमलेंदु जी की इस पूरी कवायद, जो पूरी बहस हो रही है, उस बहस में क्या कुछ निकल के आया? राजीव जी, एक तो जो बहुत साफ तौर पर कहा गया अदालत की तरफ से वो ये था कि सामूहिक बहिष्कार के बजाय सामूहिक समावेश, यानी जो मास एक्सक्लूजन है उसकी बजाय मास इंक्लूजन होगा। यानी बड़े पैमाने पर नाम काटने की बजाय नाम जोड़े जाएंगे। ये साफ तौर पर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि जो बात आ रही थी, जो चुनाव आयोग ने भी अपनी विज्ञप्ति जारी की थी कि साहब हमने जो 75 लाख लोगों के नाम जो हटा दिए, ये सब नहीं चलेगा। 2005 की जो सूची है वो कट ऑफ लिस्ट है। और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कि 2005 की सूची मानी जाएगी बशर्ते कि फॉर्म अपलोड किए गए हो। फॉर्म अपलोड चाहे बिना दस्तावेज के किए गए हो तब भी वो मान्य होगा। यह बहुत साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दस्तावेज साथ में कोई लगाया हो या नहीं लगाया हो, लेकिन अगर फॉर्म अपलोड हुआ है तो वो मान्य होगा। यह साफ तौर पर है। तो राजीव जी, जो एक प्रक्रिया चुनाव आयोग कह रहा था, अब चुनाव आयोग खुद कह चुका है कि 98% जो उसके पास फॉर्म आ चुके। तो जब 98% फॉर्म आ चुके तो अब नाम काटने का आपको अधिकार नहीं रह जाएगा। ये साफ तौर पर एक तरीके से स्पष्ट हो गया। तो बाकी जब इस पर बहस होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने की मांग नहीं की थी, इसलिए इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन आधार और एपिक कार्ड आपको शामिल करना पड़ेगा। आप जब कल आइए तो साफ तौर पर ये कहकर आइए राजीव जी। तो ये 2-3 बातें जो आज हुई हैं सुनवाई में, छोटी सी सुनवाई जो है उस पर कहा गया कि कल आप जो है बुलेट पॉइंट्स में लेकर आइए, इस पर चुनाव को कहा गया है। ये 3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि पहली, आधार और एपिक कार्ड नंबर आपको लेकर आना होगा। मास एक्सक्लूजन नहीं होगा, मास इंक्लूजन होगा। बहुत बड़ी बात राजीव जी है। और तीसरी बात कि जो कट ऑफ लिस्ट है वो 2005 की रिवीजन वाली मतदाता सूची है वो होगी। आप एसआईआर करते रहिए, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सूची जो मानी जाएगी वो 2005 की मानी जाएगी। 2025 की, 2025 की सूची मानी जाएगी, ये कहा गया है। देखते हैं इसमें आदेश आता है या कुछ और जरा शिवेश जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अगर सिर्फ मौखिक सलाह देना, सजेशन देना कोर्ट का और ऑर्डर में ना होना, इसमें फर्क है क्या? बहुत ज्यादा फर्क है सर। इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। और जहां तक ये इस मसले को मैं समझ पाया हूं, इस मसले में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बीच का रास्ता तलाशती है कि उसने कोई मौखिक इंस्ट्रक्शन दे दिया, कोई आदेश दे दिया और चुनाव आयोग उसको सुन के चली गई और कर वही रही है जो वो चाह रही है, तो फिर यहाँ न्याय जस्टिस नहीं है। फिर इसे जस्टिस नहीं माना जा सकता इस केस में, क्योंकि इस केस में सीधे तौर पर हर एक नागरिक को, बिहार के और चाहे देश के हर एक नागरिक को, तो मैं कहूंगा क्योंकि बिहार के बाद ये पूरे देश में भी लागू होना है, ऐसी बात सामने आ चुकी है। तो हमको ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि इसमें बीच का रास्ता नहीं है। या तो चुनाव, ये सारा प्रोसेस इसको स्टे किया जाए, आप ठीक है प्रोसेस कीजिए, लेकिन वो प्रोसेस अभी बिहार के चुनाव में नहीं लागू होगा। ठीक है। दूसरा सवाल है कि मैं उसे एक कदम और आगे इस केस को मैं जाता देखता हूं, और एक कदम ये कि चुनाव आयोग को ये तय करना पड़ेगा कि जो आपने सिटीजनशिप का जो आपने इसमें बखेड़ा शुरू किया है, वो बखेड़ा करने का आपके पास राइट है या अख्तियार है या नहीं है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा, वरना ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक वो प्रेसिडेंट बनेगा। और लोगों की उम्मीद, ये लास्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट रिसोर्ट है इस मामले में। इसके बाद हमारे पास मतलब लोगों के पास जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इस स्टेप से जो इस कवायद से सहमत नहीं है, उनके पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर हमको जनता की अदालत में, इसके बाद हमको जनता की अदालत में ही जाने का हमारे पास विकल्प बचता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इफ एंड बट में न जाकर, और ये कैटेगरिकली मुझे लगता है कि इसमें साफ करना होगा, और मुझे लगता है कि वो होगा। आज जिस तरीके से कोर्ट का में माहौल दिखा और जज दोनों माननीय जज जिस तरीके से इस बात को लेके कंसिडरेट थे अपनी बातों को लेके, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। और इसमें ये आदेश मतलब इंस्ट्रक्शन देने और इस तरह की बात अगर आती है तो मैं मानता हूं कि वो न्याय नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर आदेश नहीं आता है और सीधे सीधे मौखिक रूप से अगर कहा जाता है, सजेशन, सलाह दी जाती है, तो ये वो न्याय नहीं है। सलाह आप माने ना माने ये बात आ जाती है। कोर्ट के मामले में थोड़ा सा सलाह को भी देखा जाता है कि सलाह की कैटेगरी क्या है, किस हिसाब से कोर्ट ने सलाह, ऑर्डर से पहले की सलाह, चलो हम आपको सलाह दे रहे हैं, ये कर लीजिए, वरना हम अपनी बात करेंगे और आपके इस पूरे प्रोसेस को रद्द भी कर सकते हैं। अगर इस हिसाब से कहे कोर्ट तो एक अलग बात
बात होती है, लेकिन कोर्ट कहे कि देखिए जी हमारी सलाह है, आपको मानना है मान लो, नहीं मानना है ये ना भी कहे और ना माने सामने वाला, कोर्ट दोबारा पूछे ही नहीं तो फिर बात दूसरी हो जाती है। तो अलग अलग कैटेगरी है सलाह की भी, सजेशंस की भी। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि चुनाव आयोग इन मसलों पे और कोर्ट की बातों को कितना मानता है, सुप्रीम कोर्ट की बातों को चुनाव आयोग कितना मानता है, ये भी देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट दलीलें पेश की गई और बहुत ही यहां पर अपर हैंड दिखाई दिया याचिकाकर्ताओं का, और याचिकाकर्ताओं के साथ नजर आए, उनकी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए नजर आए दोनों जज। लेकिन क्या फैसले पे भी ये रिफ्लेक्ट होगा? लेकिन उससे पहले यह कहा गया है कि कल 10:30 बजे तक आप लोग अपना शेड्यूल दे दीजिए। कल सुबह 10:30 बजे तक आप लोग अपना शेड्यूल दे दीजिए कि आपको किसको कितने घंटे इस पे बहस के लिए चाहिए, कौन कौन सी, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ये बता दे पूर्ण रूप से कि आधार कार्ड और एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। चुनाव आयोग को यह निर्देशित किया जा रहा है, बार बार सजेस्ट किया जा रहा है बार बार कि आप इसको लीजिए। और 10:30 बजे जब चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं की टीम वहां सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी तरफ से अपना शेड्यूल देगी, तब उसके बाद इस पर ये कोर्ट शेड्यूल देगा। यानी ये अभी प्रोसेस थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है, ये मान लिया जाए शिवेश जी। जी प्रोसेस, लेकिन दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास विकल्प भी ज्यादा नहीं है, प्रोसेस ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि आगे चुनाव है और चुनाव के बीच ये सारी प्रक्रिया अगर होनी है चुनाव से पहले, ठीक है। एक बात तो मान लिया गया कि अगर 25 ये जनवरी 2025 के लिस्ट को ही हम मानेंगे तब तो बात ठीक है, फिर ये अपनी कवायद करते रहे, उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर इस केस को अगर कोई स्टे देना है या अगर इस केस पर आगे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ इस पूरे कवायद में ही समस्या है। बिहार का इलेक्शन तो चलिए एक तात्कालिक स्थिति है और तात्कालिक कारण है और इन्होंने उसकी वजह से भी किया हो, ये अलग मसला है। लेकिन जिस तरह से ये कवायद शुरू हुई है वो कवायद ही अपने आप में विधि सम्मत नहीं है, वो कानून सम्मत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को साथ साथ ये भी तय करना पड़ेगा, वो बिहार के इलेक्शन को कंसीडर करें ना करें अलग मसला है, लेकिन साथ साथ जो इसका कानूनी पहलू है, जो संविधान से जुड़ा हुआ पहलू है, जो इस देश के नागरिक के अधिकारों से जुड़ा हुआ पहलू है, उसको सुप्रीम कोर्ट को तो तय करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर ये कवायद तो फिर आगे बढ़ेगी, अभी बिहार में है फिर दूसरे स्टेट में आएगा और ये सवाल तो रहेगा ही। देखिए इसमें सबसे जो बेसिक जो समस्या है इस पूरे कवायद में सर, वो कवायद सर ये है, वो समस्या ये है सर कि ओनस ही शिफ्ट कर दिया है इन्होंने, डिनोवो एक्सरसाइज के नाम पर ओनस ही शिफ्ट कर दिया है। पहले ओनस आज हम पर है, आप मतलब इसको मैं अगर उदाहरण से समझाऊं तो ऐसा है कि आपके मोहल्ले में चोरी बढ़ गई है ना, और पुलिस और आपको पकड़ लिया गया है कि आप चोर हैं, अब आप साबित करें कि आप चोर नहीं हैं। तो ये स्थिति है इस पूरे प्रक्रिया में। तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट को परिभाषित करना ही पड़ेगा कि क्या ये अख्तियार है या नहीं है। अगर चूंकि क्या है कि हमको पहले क्या होता था कि ये स्टेट का काम होता था, चाहे चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का काम तो सिर्फ वोटर लिस्ट को मेंटेन करना है, सिटीजनशिप देने न देने का काम तो केंद्र सरकार का है। तो उसके काम को चुनाव आयोग कैसे हथिया सकती है इलेक्टोरल इसके रिवीजन के नाम पे ही। और रिवीजन तो पहली बार नहीं हुआ है, 2003 के रिवीजन, अभी इन्होंने अपने याचिकाकर्ता में कहा है कि हम 2003 में की लिस्ट में जिनका नाम है उसको हम स्वीकार करेंगे। तो ऐसा क्या था 2003 की लिस्ट में, ऐसा वो एक पवित्र लिस्ट हो सकता है और 2025 का लिस्ट या उसके बाद जो लिस्ट बने हैं वो पवित्र नहीं होगा। इस सवाल को भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा 2003 क्या हुआ था, ये क्या था जो उनको आप मान रहे हैं और 25 के अपने ही लिस्ट को नहीं मान रहे हैं। अरे उसके बाद के या मानिए कि उसके बाद के जो चुनाव आयोग आए और उनके जो मुख्य चुनाव आयोग थे, चाहे जो उनके अधिकारीगण थे वो योग्य नहीं थे, अब आप ही योग्य आए हैं। तो ये भी सवाल है, इसको तय करना पड़ेगा। तो इसलिए ये छोटे छोटे सवाल में उलझने के बजाय और इन पर टिप्पणी करने के बजाय मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बगैर उसके इस पूरे कवायद में न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं दिखेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए राजीव जी, एक तो एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कल जब समय दिया जाएगा दोनों की तरफ से, एडीआर की तरफ से कह दिया गया है 30 मिनट, और चुनाव आयोग जब जाएगा तो चुनाव आयोग को अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह कह लीजिए, चाहे आदेश कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, उस पर उसको मानना पड़ेगा। और हलफनामे में, जैसा कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हलफनामे में ये स्वीकार कर चुके ये आधार को लेंगे, और कहा भी उनके वकील ने कि साहब हमने आधार नंबर लिया भी है। तो एक चीज तो राजीव जी स्पष्ट हो रही है कि आधार लेना पड़ेगा, बहुत साफ सी बात ये है। तो यानी जो अब तक दावे किए जा रहे थे कि साहब बांग्लादेशी आ गए हैं और म्यांमार के आ गए हैं और जाने कहाँ के आ गए हैं, और जो नया चुनाव आयोग है जो कह रहा था विपक्ष के सांसदों से के प्रतिनिधिमंडल से मिलते हुए, वो थोड़ा घुटनों पर आता हुआ राजीव जी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर स्पष्ट कर दिया, और ये पिछली तारीख में भी था, कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने की मांग नहीं की है, इंटरिम रिलीफ की कोई मांग नहीं की है, इसलिए इस पर स्टे नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए ये प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन उसमें शर्तें चुनाव आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट ने रख दी हैं, और कल जब इस पर बहस होगी या जो भी इस पर आएगा फैसला, उसमें वो चीज़ें शामिल करने को कहा गया है चुनाव आयोग से साफ साफ कि आपको ये शामिल करना ही करना है। और उसमें 2-3 बिंदु जो शामिल उनको करने हैं। एक तो आपको खासतौर से आधार कार्ड, एपिक कार्ड, इसको करना है। दूसरा की ये 2025 की जो जनवरी की वोटर लिस्ट है वो कट ऑफ मानी जाएगी, और मास एक्सक्लूजन नहीं होगा, यानी बड़े पैमाने पर नाम नहीं कटेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर नाम जुड़ सकते हैं। ये साफ तौर पर चुनाव आयोग से कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यह भी स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरी प्रक्रिया में कहीं भी अगर कोई गड़बड़ मालूम पड़ी तो हम इसको तुरंत रद्द कर देंगे, जबकि ये मांग याचिकाकर्ताओं की नहीं है कि इसको तुरंत रद्द कर दिया जाए। वो ये कह रहे हैं कि इसमें आधार कार्ड को शामिल किया जाए और चीज़ों को शामिल किया जाए, जो ये मांग कर रहे हैं। तो एक तरीके से राजीव जी की जो याचिकाकर्ताओं की मांग है वो तो शामिल होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन साथ साथ ये भी साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कहीं कोई गड़बड़ दिखाई पड़ी तो पूरी प्रक्रिया को हम रद्द भी कर सकते हैं, चूंकि ये हमारी शक्तियों के अधीन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ कह रहे हैं शिवेश जी, कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी आज माननीय कोर्ट की टिप्पणी रही कि इसमें किसी तरह का इंटरिम रिलीफ नहीं मांगा गया है, इसलिए हम इसको स्टे नहीं करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो डिस्क्रिशनरी पावर है और वो पावर इमेंस है। बेशक ठीक है, मांग नहीं की गई है, लेकिन जो बात कानून के विरुद्ध होगी या जो बात संविधान के विरुद्ध होगी उसको तो वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर से फैसला ले सकती है। तो ये दलील भी अगर सुप्रीम कोर्ट से आई है तो मुझे लगता है कि ये एक जल्दीबाजी में दिया गया कही गई टिप्पणी है। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, बहुत ज्यादा इमेंस डिस्क्रिशनरी पावर है, तो कोर्ट उसका इस्तेमाल करके, और जैसे कि सर भी कह रहे हैं कि वो इसको रद्द कर सकती है। इस प्रोसेस में कहीं भी अगर कमी हुई तो उसको रद्द कर सकती है। और मैं तो मानता हूं कि इसमें फंडामेंटल कमजोरी है इस पूरे कवायद में, और उसको सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल जो यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, इसीलिए इतनी याचिकाएं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। और उन गड़बड़ियों में सबसे बड़ी बात कि जिस मूल जो डॉक्यूमेंट आपका मेन डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है, उसी डॉक्यूमेंट को आप कहीं ना कहीं किनारे लगाने की कोशिश और पिछले दरवाजे से नागरिकता जांचने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, जो कवायद आपकी चल रही है वही गलत है। और चुनाव सिर पे है, 3 महीने बाद बिहार में चुनाव है, और उससे पहले आप इतनी बड़ी कवायद कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम काटे जाने का की यहां गुंजाइश दिखाई दे रही है, उसका अंदेशा हो रहा है। और इसीलिए ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या फैसला आता है ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले कल 10:30 बजे तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से शेड्यूलिंग दी जाएगी कि कौन कितनी देर बात करना चाहता है अपनी बात रखने के लिए। आज चूंकि दोनों जजों को, जस्टिस सूर्यकांत को और जस्टिस बागची को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टरनून में बुला लिए थे, यानी BR गवई, इसीलिए इस मामले की सुनवाई आधा घंटा पहले उसकी शुरुआत हुई और आधे घंटे बाद इसको रोककर
अब कल पर इसको टाल दिया गया है, यानी कल इस पर अब आगे शेड्यूल दिया जाएगा। कल भी इसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी ये तय नहीं है, मगर इतना जरूर है कि दोनों जजों ने ये कहा है कि आप आधार कार्ड को कंसीडर अगर नहीं करेंगे तो, और ये कहते हुए नहीं करेंगे कि इसमें काफी नकली आधार कार्ड बने हुए हैं, तो 11 के 11 इस धरती पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। यहां तक कहा गया है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो नकली ना हो, नकली बना सकते हैं। तो इसीलिए, लेकिन आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या नकली है क्या असली है। इस पर चुनाव आयोग का कहना था कि हमने इसके साथ एक सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट मांगा है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अगर आधार कार्ड के साथ मांगा है, और मिलॉर्ड आपने देखा होगा कि हमने आधार कार्ड नंबर भी मांगा हुआ है, यानी आधार कार्ड को हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये दलील देने की कोशिश है, मगर आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आधार कार्ड, उन 11 डॉक्यूमेंट्स में अगर आधार कार्ड नहीं शामिल है तो इसका मतलब है कि आधार कार्ड को उस हिसाब से नहीं लिया जा रहा है जिस हिसाब से लेना चाहिए था। और यहीं पर सवाल, बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या चुनाव आयोग बड़ी संख्या में बहुत सारे नाम को हटाने जा रहा है, या जो चुनाव आयोग को आज इधर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से जो बातें कही जा रही थी उसको चुनाव आयोग मानने जा रहा है, या जो वोटर लिस्ट बनाई गई जनवरी 2025 में उसी लिस्ट पर चुनाव होगा। यहां पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। और कल 10:30 बजे एक हलफनामा इन तमाम पक्षकारों की तरफ से दिया जाएगा, जिसमें ये अपनी शेड्यूलिंग बताएंगे कि किसको कितना समय चाहिए। जहां तक मैं समझ पाया हूं, क्या शिवेश जी सही कह रहा हूं कि यहां वही है जी समय, लेकिन जहां तक मेरी समझ ये है कि कल सुनवाई शायद नहीं होगी। कल सिर्फ शेड्यूलिंग और इन सब पे चर्चा हो जाएगी। सुनवाई अब वो साफ नहीं था, लेकिन सुनवाई शायद शुक्रवार को होगी, ऐसा लग रहा है। शायद शुक्रवार को सुनवाई हो। चलिए कोई बात नहीं, सुनवाई जब भी हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मसला जिस पर सुनवाई होनी चाहिए, जिस पर कुछ फैसला आना चाहिए। हालांकि खबरें ऐसी चलाई जा रही हैं मीडिया के एक धड़े की तरफ से कि इस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, लेकिन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं इस पूरे मसले पर रोक के लिए नहीं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं इस पूरे मामले को रद्द करने के लिए, या इसमें आधार और ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के लिए, न कि रोक लगाने के लिए। तो इस बात को बिल्कुल सही कह रहा हूं शिवेश जी मैं? जी बिल्कुल सही। तो ये है पूरा का पूरा मामला। एसआईआर का मामला आज यहीं पे स्टॉप होता है, और दूसरा मामला उधर संसद में ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा है, जिस पर सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। और राजनाथ सिंह वहां ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा की डिमांड की थी विपक्ष के नेताओं ने, उस पर आखिर सरकार झुकी, और अब ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो रही है। आप लोग हमारे दूसरे स्ट्रीम में ऑपरेशन सिंदूर पर क्या चर्चा चल रही है वो देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे होंगे तो जरूर जाइए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेश जी। बाहर गर्मी बहुत है और आप पसीने पोंछ रहे हैं, मैं देख रहा हूं बीच में बार बार, क्योंकि गर्मी है और ह्यूमिड मौसम है, और आप काले लिबास में कोट में पहनकर वहां रहना पड़ता है तो गर्मी और बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद हैं और आपके जरिए बहुत कुछ हम अपने साथियों तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवेश जी आपका, बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया। और लगातार ऐसी मसलों पे, ऐसे ही खबरों पे हमारी नजरें रहेंगी, टिकी हुई रहेंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे इन तमाम खबरों को। एसआईआर एक बहुत गंभीर मसला है जिस पर चर्चा जरूरी है, वो भी, और इंतजार अभी भी है। वक्फ बिल को लेकर जो फैसला भी आने में देर हो रही है, उसका भी इंतजार है कि जब भी फैसला आ जाए वो क्या फैसला होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और साथ साथ बहुत कुछ कोर्ट से वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, और एक ब्रेक के बाद शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी न्यूज पॉइंट में। लेकिन उससे पहले बुशरा खानम जी का कार्यक्रम नजर और नजरिया शाम 5 बजे देखना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।